नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। आइए देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था, क्या पढ़ लेना चाहिए था, क्या निचोड़ निकाल लेना चाहिए था। आइए आज देखते हैं। फिर से आपको बता दें, खबरें बहुत नहीं मिल पा रही हैं आजकल और उसका रीज़न यही है कि एक तो इलेक्शन का कारण चल रहा है। दूसरा, रिपीटेड न्यूज़ेज़ आ रही हैं सारी की सारी। जैसे मतलब आपकी एक ही यूक्रेन, गाज़ा, लगातार वही न्यूज़ लगातार आ रही है, तो कुछ नया इसमें नहीं दिख रहा है। जहाँ भी नया दिखता है, जहाँ पे ऐसा लगता है जहाँ यूपीएससी हमें रोक सकता है, वहाँ हम रुकते ज़रूर हैं। आइए चालू करते हैं सेशन को और आपको बता दें, ना उच्चार्थो विफलो अपि दूषण पदम। देखिए, सपना कभी छोटा देखिए ही मत। इस कथन से यही समझ में आता है कि इसमें क्या बुरा है कि आप सपने बड़े देखें। हो सकता है उन बड़े सपनों में से सारे साकार ना हो पाएँ, पर कुछ तो हो सकते हैं। कुछ को करने के लिए आप तत्पर तो हो सकते हैं, तो सपने कभी छोटा मत देखिए। छोटे सपने देखते तो आप अपने आप खुद ही नैरो बना लेते, जहाँ पे आपको खुद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के साथ बनाया गया है, आप अपने आप को बहुत छोटा, संकीर्ण कर लेंगे। बड़ा सोचिए, बड़ा बनने का सोचिए, बड़ा करने का सोचिए। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे जाकर आप सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप सीएमसी कोड जैसे ही डालेंगे, जो उस समय का बेस्ट ऑफर होगा वो आपको मिल जाएगा। हमारे 3 बैचेज़ इस समय चल रहे हैं, जिनमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लिबर्टी बैच है इंग्लिश का, हमारे पास आरंभ बैच है इंग्लिश का और हमारे पास शिखर बैच है हिंदी का। आप इन तीनों में जुड़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने हिसाब से तैयारी को अपने माध्यम में पढ़ने का। प्लस कोशिश कर सकते हैं कि आप डायनामिक कंटेंट जो हम देते हैं उसको अच्छे से आप समझें और लें। आप सभी को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग और सभी को एक जोरदार जय हिंद। और जहां पे भी आप बैठे हो इस समय भारत के किसी भी कोने में, आपको वहीं पे जय हिंद। चलिए, अब आपको कुछ चीजें बता दें, हालांकि ये रिपीटेड है पर इसमें हम कुछ अलग चीजें आपको बताएंगे। पॉल्यूशन का मेरा थीम है, पॉल्यूशन का मेरा थीम है। As Delhi chokes, Supreme Court orders all curbs to stay till it lifts them. Takes CAQM to task for delayed action. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बहुत स्लो काम नहीं कर रहे हो। इसको बोला CAQM को, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। बोला कि आप कर क्या रहे हो, बड़ा धीरे आप काम कर रहे हो। आप अगर, स्वाभाविक सी बात है कि अगर 13 तारीख को मुझे पता चला कि यहाँ पे AQI इतना ब्रीच हो गया है, तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने 4 दिन बाद क्यों एक्शन लिया? और इसीलिए आपके ऊपर अब सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब यही होगा सर, मे बी व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, अब उसको या तो आप अच्छे तरीके से करो या फिर आप कोशिश करो कि मे बी आप अब मेरे बताए बिना उसको हटाओगे नहीं। अब ये क्या, इसका कहां तक इसका पावर है, ये देखते हैं। हम आपको बता दें, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी हाँ, हालांकि स्टैट्यूटरी बॉडी बनकर ये पैदा नहीं हुई थी। जब ये सामने प्रकट हुई थी, जब इसको बनाया गया था, तब ये टोटल सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी। पर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट CAQM को बनाकर अपना खुद का काम करने लगा था, तो एग्जीक्यूटिव को फील होने लगा कि देखो हमारा पावर ले लिए हैं। इन्होंने लेजिस्लेचर में जाके लॉ बना दिया, CAQM का एक्ट आ गया और ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एक्ट के तहत बनाया गया है 2021। 2021 में इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा मिल चुका था। ये एयर पॉल्यूशन दिल्ली और NCR में एडजॉइनिंग एरियाज में पूरा कंट्रोल करती है। ये कोऑर्डिनेट करती है आसपास के राज्यों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ताकि यहां पर एयर क्वालिटी बरकरार रह सके, ठीक किया जा सके। अब इसने क्या किया है, CAQM ने कुछ स्टेजेस डिफाइन किए हैं। मतलब अगर पोल्यूशन इस स्तर पे होगा तो मैं ये एक्शन लूंगा, इस स्तर पे होगा तो ये एक्शन लूंगा, अगर यहां चला गया तो ये एक्शन लूंगा। मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। मतलब अगर मैं ग्रेड 1 एक्शन ले रहा हूं तो स्टेज 1 आ चुका होगा। इसका मतलब है स्टेज 1 में पुअर एयर क्वालिटी, जहां AQI 201 से लेकर 300 तक जा चुकी है, मैं स्टेज 1 लागू कर दूंगा। स्टेज 2 में वेरी पुअर का मतलब है कि दिल्ली का AQI 301 से 400 पहुंच चुका है, अब मैं दूसरे सेट ऑफ एक्शंस को सक्रिय कर दूंगा। स्टेज 3 सीवियर, मतलब 400 से 450 हो चुका है, अब मैं दूसरे सेट को सक्रिय कर दूंगा। स्टेज 4 का मतलब है सीवियर, इसका मतलब है AQI का 450 से ऊपर है, तो मैं तुरंत स्टेज 4 घोषित कर दूंगा। और इन सब में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, इन सब में बहुत स्ट्रिंजेंट चीजें हो रही हैं। जैसे स्टेज 4 का मतलब आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते,
गाड़ियों का प्रवेश दिल्ली में निषेध है। कौन सी? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चल रही होती हैं वो सब निषेध हो जाती है। इतने बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं पर फिर भी पॉल्यूशन कहीं कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब पॉइंट ये है कि क्या ये सिर्फ इसी की देन है? बहुत सारी चीजें इसके मायने रखती हैं, समझिएगा। हम आपको एक सवाल यहां पूछना चाहते हैं और देखते हैं उसमें कितने लोग जवाब दे पाए। स्टेटमेंट नंबर 1, CAQM कैन इवन override orders of government in NCR. Number 2, CAQM was originally a statutory body. चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। दो आपके पास स्टेटमेंट है। पहला, CAQM can even override the orders of government in NCR. CAQM was originally a statutory body. दो स्टेटमेंट है, देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब देंगे। क्या लगता है आपको आंसर? A 1 only, B 2 only, C both and D neither of them are correct. इनमें से कौन सा करेक्ट है? आपको जवाब देना है A B C D में से। A B C D में से जवाब देना है। Only 2, only 1 is correct, only 2 is correct. फिर सोच लीजिए। B 2 only, both. याद रखिएगा, इसको कंठस्थ रखिएगा। CAQM can even override any order of the government of UP for NCR, Rajasthan for the purpose of NCR, Haryana for the purpose of NCR. ये सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को ओवरराइड कर सकती है फॉर द मैटर ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड एनी ऑर्डर पास देयर बाय टू मॉनिटर, टू एक्चुअली मेक द एयर पॉल्यूशन स्टेबल। ये कुछ भी कर सकती है। तो CAQM के पास ओवरराइडिंग पावर है। बिल्कुल सही है, दिस इज टोटली करेक्ट, यस, दिस इज टोटली ट्रू। दूसरा, CAQM was originally a statutory body. हमने अब आपको थोड़ी देर पहले बस बताया था, थोड़ी देर पहले, कि इसका जन्म स्टैट्यूट से नहीं हुआ है। CAQM was not originally a statutory body. It has been made statutory only in 2021. इसके पहले ये सिर्फ और सिर्फ आपका जुडिशरी द्वारा एक बनाई गई एक कमिटी थी, एक कमीशन था जो ऑर्डर्स पास कर रहे थे एयर पोल्यूशन को देखने का। तो ये पहले जुडिशियल द्वारा बनाया गया एक इनोवेशन है, इसको लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं, इसको तैयार रखिएगा। चलिए, अब एक सवाल यहां पे ये भी है कि आखिर जो पोल्यूशन की हालत बनी हुई दिल्ली में, क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ व्हीकल्स की है? देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी व्हीकल्स की नहीं होती है। व्हीकल्स भी हैं, स्टबल बर्निंग भी है। आपको बता दें, जो आपके कूड़े के टीले बने रहते हैं, जहां वेस्ट डंपिंग ग्राउंड्स है, वहां पे भी जलाया जा रहा है। वेस्ट डंपिंग ग्राउंड्स में आग लगाई जा रही है, फायर। साथ ही में आपको बता दें, इसका रिश्ता ज्योग्राफी से भी है। और ज्योग्राफी में अगर हम जाएं तो इसका रिश्ता है विंड डायरेक्शन से, इसका रिश्ता है कोल्ड टेम्परेचर से जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करता है, इसका रिश्ता है टेम्परेचर इन्वर्जन से, टेम्परेचर इन्वर्जन से। और चूंकि हाई प्रेशर क्रिएट करता है तो एंटी साइक्लोनिक इंपैक्ट बना रहता है, हवाएं ऊपर उठ नहीं पाती, नो कन्वेक्शन, एंड सिंस कन्वेक्शन इज फेलिंग, आपके पोल्यूशन वहीं नीचे की तरफ बने रहते हैं। और कोल्ड टेम्परेचर कारण हवाएं आपकी डेंस हैं, जो कि हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती रहती। ये सारा कारण है मेरा, जो कहीं ना कहीं सब जुड़कर आपको आज इस पूरे एनसीआर का पोर्शन दे रहा है। और ये एक दिन की, एक महीने की बात नहीं है, ये सब चालू हो जाता है सितंबर से ही।
अगर सितंबर से ही ध्यान दिया जाए तो शायद अक्टूबर नवंबर में आपका माहौल ठीक हो सकता है, पर हम ध्यान तब देते हैं जब कोई चीज हो जाती है। आपको पता है पुलिस क्राइम पे तब पहुंचती है जब क्राइम कमिट हो चुका होता है, तभी सीन पे पहुंचेगी। तो ये बाकी जगह भी यही चल रहा है। आप जब हो जाएगा तब आप लागू करोगे, उसके पहले आप सोए रहोगे। ठीक है, यही हमारा चल भी रहा है। कहानी आगे चलते हैं। क्लाइमेट टॉक्स इन बाकू हेड इनटू सेकेंड वीक अमिड डिसएग्रीमेंट्स। क्लाइमेट चेंज की बात थी और हम लोगों ने लगातार इसके ऊपर डिस्कशन किया है, और इसमें कोई ऐसा अनोखा पॉइंट नहीं है जो हम आपसे नया डिस्कस करना चाहते हैं। बाकू की जो टॉक्स हैं वो फोकस कर रही हैं मोर क्लाइमेट कैश लेने को फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, दे कैन अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कहानी यहां पे ये है सर कि बाकू की जो डिलेमा चालू हो रही है वो ये है। बाकू's dilemma is this: number one, a demand of 1 to 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, विच डेवलप्ड कंट्री विल नॉट पे, ये नहीं देने वाले, बिल्कुल नहीं देने वाले। दूसरा, G20 की बैठक चालू हो चुकी है ब्राजील में, तो कुछ लोग तो वहीं निकल लिए। पीपल हैव लेफ्ट बाकू, अब बोले चलो अब अजरबैजान का मजा लिए, अब चलो ब्राजील चलते हैं। तीसरा, यहां पे ट्रांजिशन के लिए जो पैसा चाहिए, अडेप्टेशन के लिए जो पैसा चाहिए, मिटिगेशन के लिए जो पैसा चाहिए, ये बिल्कुल भी सरकार कहां की डेवलप्ड कंट्रीज नहीं दे पाएगी। और तो और ट्रंप के जीत जाने के बाद बाकू की टॉक्स बिल्कुल फेलियर ही साबित होने लग रही हैं। ये ऐसा था जिसको हम लोग फाइनेंस सीओपी बोलते थे, और यहां पे ऐसा कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा हुआ होता दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो समझिएगा, मतलब पॉइंट इज बाकू की डिलेमा बहुत बड़ी बनती जा रही है। आपने डिमांड इतना बड़ा रख दिया है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की आपने डिमांड रख दी है कि कोई माने बड़ा मुश्किल है। हमारी बातें कार्बन मार्केट बनाने की अभी भी अधर में है। बनेगा जरूर, पर अभी बहुत समय लगने वाला है। ऐसा लग रहा है कार्बन मार्केट की बातें अभी भी अधर में है। हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है, जिसको यूज करके हम लोग ये सब करने वाले थे, कार्बन मार्केट बनाने वाले थे, पर कोई बात करने तो आए, चर्चा तो करे। सब अपने अपने ही बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने घर की बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं बाकू में। तो कहां से क्लाइमेट डील हो जाएगी सर? पीपल, और कल तो भारत बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बोला तुम लोग बात ही नहीं कर रहे हो यार बैठ के, तुम लोग मजा लेने आए हो क्या यहाँ? तो बाकू का डिलेमा बहुत अब बदल चुका है सर। यहां तक कि आपको बता दें, ओईसीडीज की कंट्रीज ने दावा किया है कि उसने अच्छा खासा लोन दे रखा है डेवलपिंग कंट्री को, जिसको हमने सुनाते हुए बोला कि तुम लोन मत दो भाई, तुम एड दो, लोन क्यों देते हो? लोन मत दो, हमें एड चाहिए, हम तुम्हारा पैसा नहीं लौटा सकते हैं, तुम एड दो, लोन क्यों दे रहे हो? कुछ तो अभी चल रहा है डिलेमा, और इसका इलाज हमने आपको कल बता दिया था। इनको G7 को बंद करिए कमरे में, इनको बंद करके इनसे जितना कुछ करवा सकते करवा लीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा आपको, और क्लाइमेट के डील शायद ठीक भी हो जाए। इतनी सी बात है, आइए आगे बढ़। अफ्रीकन पेंगुइन्स लिस्टेड इंडेंजर्ड, सीक पीस फूड, ये स्पीशीज का थीम है हमारा, और इस हिंदू के आर्टिकल में एरर है। एरर है, हिंदू के आर्टिकल में एरर है। एरर क्या है हम आपको बता दें। एरर ये है कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लास्ट मंथ घोषित कर दिया गया है। यहां पे इन्होंने इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में दिखाया है अभी भी। अच्छा, यहाँ क्रिटिकल इंडेंजर्ड इन्होंने लिखा है, ऊपर इन्होंने इंडेंजर्ड लिखा था। खैर कोई बात नहीं, आपको हम बता दें अक्टूबर 2024 अफ्रीकन पेंगुइन को पहली पेंगुइन प्रजाति में से पूरी दुनिया की इसको लिस्ट किया गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये सारे टैग इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के देता है, ये देता है IUCN, IUCN देता है। ये कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक एजेंसी है। इस एजेंसी को बनाने के पीछे UNEP का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और एजेंसी सारे को टैग करती है कि कौन इंडेंजर्ड, कौन वल्नरेबल, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कौन नियर थ्रेटेंड, कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब इसको अगर मैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर चुका हूं,
इसका मतलब है ये अब एक्सटिंक्शन की राह पे बहुत तेजी से चल रही है। और दिस इज अ सैड रिकॉर्ड फॉर अफ्रीका's ओनली पेंगुइन and means it is now just one step away from extinction. So my PT question is, of the total penguin species available in the world, it is only the African penguin which is critically endangered. African penguins are found only in Namibia or South Africa. वही साउथ में मिलते हैं आपके. Their numbers have been declining since the 1800s. किसी समय में इनको जलाया जाता था in ships boilers. Their eggs were harvested and consumed as a delicacy, and their nests were destroyed by guano harvesters seeking a rich source of fertilizers. अब काम तो सर हम ही खराब कर रहे हैं और हम ही इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी बता देते हैं. इकलौती पेंगुइन की प्रजाति अफ्रीकन पेंगुइन जिसको अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मिल चुका है खिताब. और अब आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाला है. आपसे पूछा जाएगा कि पेंगुइन्स ऑफ द आर्कटिक, पेंगुइन्स ऑफ नॉर्दर्न, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. याद रखिएगा पूरे पेंगुइन्स के प्रजातियों में से सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन पेंगुइन ही है जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का खिताब अब मिल चुका है या टैग मिल चुका है. पेंगुइन्स आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, अफ्रीकन पेंगुइन्स आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं. याद रखिएगा अफ्रीकन पेंगुइन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बाकी सब इंडेंजर्ड हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, लीस्ट कंसर्न हो सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ ये है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इस बात को एकदम याद रखिएगा सर, एकदम याद रखिएगा. चलेगा? डन एवरीवन, आगे बढ़े. आइए. हाउ कैन डिजाइन, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, लेट्स सी, फाइंड आउट क्या है इसमें. हाउ कैन डिजाइन हेल्प अ बिल्डिंग बी मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट. अब देखिए आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, रटेंगे, कोई फायदा नहीं है सर. इस पूरे टॉपिक पे आपको बस एक वाइंड मैप बनाना है जो अभी हम आपके सामने बनाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट चेंज से रिलेट करना है. दोनों ही मेरे पेपर 3 के टॉपिक हैं, मेंस के. और कैसे आप रिलेट करेंगे सर? हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स की बात की जा रही है यहां पे. हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स की बात की जा रही है. आइए कुछ चीजें जो हम आपको पहले फैक्ट के तौर पे दे दें. आपको बता दें बिल्डिंग्स जो होती हैं वो अकाउंट करती हैं फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन. टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 40% हिस्सा मेरी बिल्डिंग कंज्यूम करती है. ऑफ 580 मिलियन टेरा जूल्स इक्वल टू 13865 मिलियन टन. इतना याद नहीं रखना है आपको. आपको याद रखना है 40% कंजम्पशन कौन कर रहा है? मेरी बिल्डिंग्स कम कर रहे, मतलब कर रही हैं. तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल आपका यही बनेगा कि क्या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या मेरा बिल्डिंग और क्या मेरा क्लाइमेट, ये क्या तीनों हैंड इन हैंड जाता है? सर जा सकता है, क्योंकि अगर आपका बिल्डिंग्स ही 40% तक एनर्जी को कंज्यूम करती हैं तो मेरे पास एक रास्ता मिला मुझे कि क्या मैं इस एनर्जी को लेस कर सकता हूं, एफिशिएंट कर सकता हूं. अगर कर सकता हूं तो बेहतर होगा, अगर कर सकता हूं तो बेहतर होगा. आइए देखते हैं कैसे. तो जब आप बिल्डिंग की बात करें और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एक बहुत बड़ा यहां पे सवाल उठता है कि सर मैं हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनाता हूं जिसमें कि मैं लाइट की व्यवस्था नेचुरल रखूंगा अधिकतर. यहां पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है इंफोसिस के हैदराबाद कैंपस का. इंफोसिस के हैदराबाद कैंपस का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहां पे हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग के चीजों को यूज किया जा रहा है ताकि वो लाइट को मैनेज रखे. जब लाइट सन की नेचुरल आ रही तो उसको यूज करेंगे, अधिकतर यूज करेंगे. दूसरा, मैं कोशिश कर सकता हूं कि वेंटिलेशन की व्यवस्था ऐसी रखूं कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े एसीज की, फैंस की. मैं ऐसी रखूंगा तो इन सबको एफिशिएंट बना सकता हूं. इसका मतलब है कि मैं पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से अपने बिल्डिंग को बना सकता हूं. पैसिव बनाने का मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जहां पर आप कोशिश करें कि आप नेचुरल चीजों को यूज करें, नेचुरल चीजों को यूज करें. एक्टिव का मतलब होता है कि आप डिजिटली चीजों को कोशिश करें मैनेज करने का. आप मॉनिटरिंग बढ़ाएं अपनी चीजों की ताकि वो वेस्ट ना हो. आप एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करें ताकि वो वेस्ट ना हो.
और जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं सर क्लाइमेट चेंज की, तो वाटर को भी आपको एफिशिएंटली यूज करना होगा उन बिल्डिंग्स में। आपको वहां पे वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट वहां का एक बहुत बड़ा हथियार होगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट। आपको वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करनी है ताकि सब कुछ डिजिटली कनेक्टेड रहे और लोग ज्यादा वेट ना करें, सीधे अपने अपने कामों पे निकल जाएं। मतलब एक तरह से स्मार्ट सिटी की भी आप यहां बात कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत बार पहले भी देखा होगा। लगातार पिछले 10 साल से स्मार्ट सिटी की बात तो चल ही रही है। चलेगा? इज इट फाइन एवरीवन? टैबलेट कौन सा लें बता दीजिए। अच्छा, मतलब हम सब अच्छा, आपका एक कमेंट भी हमने कहीं पढ़ा था हमारी वीडियो में, नीचे आपने कमेंट लिखा था कि सर देखिए हमारे अगर कहने से इतना कुछ अगर आप कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस होने का सर, तो हम कुछ दिन में कहीं ओशो ही ना बन जाएं। हमें कोई शौक नहीं है ये सब बोलने का। आपका जो मन है आप लीजिए, आपका जैसा स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए आप लीजिए, इसमें हम क्या आपको ओपिनियन दें। हमें ओशो बनने का कोई फिलहाल मन नहीं है। जब समय आएगा तो हम वो भी बन जाएंगे, पर फिलहाल अभी मन नहीं है हमारा, तो क्षमा कीजिएगा। हमारी बातों को इतना दिल पे मत लगाइए कि आप हमसे सब कुछ पूछ रहे हैं। कल तो आप फिर हमें हो सकता है पूछेंगे, सर बताइए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, हम शादी किससे करें सर? नहीं, 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 हमसे मत, आप अपना अपना सोचिए, सब अपना सोचिए, अपने हिसाब से आप लीजिए, हमसे मत पूछिए सब सवाल। आप एकेडमिक सवाल पूछिए। सक्षम जी, आई डोंट फाइंड योर बैच फॉर सीए इन एन एकेडमी। अच्छा, एक्चुअली बैच आपको संडे संडे का होता है हमारा, आपको मिलेगा वो बैच। संडे संडे का एक हमारा क्लास होता है, वो मिलेगा। ठीक है, संडे का एक क्लास होता है, वो मिलेगा आपको, 9:30 बजे होता है वो क्लास, वो आपको हमारा मिल जाएगा। तो आप उसमें ढूंढिएगा ऑनलाइन में ही, डे वीकली करंट अफेयर्स वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बुरा मत मानिएगा, ये मतलब मजाक ही चल रहा था। चिल मोनिक्स जी, हमने आपका वो भी देखा था कल, हमने सोचा कि आपको वहां रिप्लाई करें पर हमने नहीं किया। आप कुछ भी ले लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो बेस्ट लगता है ले लीजिए, इस परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एकदम परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए हम आपको ढूंढ के बताएंगे, फिर हम आपको डायरेक्टली कमेंट करके बता देंगे बाद में। हम थोड़ा मेहनत कर लेंगे फिर हमको, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है ये सब गैजेट्स का, तो हम आपको बता देंगे। हमारे लिए पेपर और पेन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो खैर, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे सर। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने भारत में गृह रेटिंग्स चालू की हैं। गृह रेटिंग्स का हम लोग एक बिल्डिंग को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये गृह के रेटिंग से सर्टिफाइड है। इसका मतलब है ये नेचुरल चीजों से भरी पड़ी है। यहाँ का नेचुरल लाइटिंग है, नेचुरल वेंटिलेशन है, बहुत कुछ है यहाँ पर। पैसिव कूलिंग है, पैसिव कूलिंग है, एसी का दरकार कम है। ये सब हम लोग कर रहे हैं गृह रेटिंग्स के द्वारा। तो ग्रीन रेटिंग से गृह का जो कहीं ना कहीं अच्छे से आपका कोशिश करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाया जाए और क्लाइमेट एफिशिएंट बनाया जाए, क्लाइमेट रेजिलियंट बनाया जाए। और आने वाले समय में तो हमें यही चाहिए। अब आइए मेंस में क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताइए सर क्लाइमेट चेंज का प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो सबसे बड़ा प्रिपेयर्डनेस तो ये कि तुम अपनी बिल्डिंग ठीक करो पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो पहले। सब जगह बंद बंद करके बिल्डिंग बना दिए हो तो आपका क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा प्रभाव तो आप ही के ऊपर पड़ेगा। फिर आप दिन भर एसी चलाते फिरोगे। इससे अच्छा है कि आप कोशिश करो कि कुछ एक्टिव पैसिव यूसेज करके अपनी बिल्डिंग्स को ऐसा बनाओ कि वो बिल्कुल आपका सही चल सके और कोशिश कर सके कि क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्टेबल हो, मिटिगेट कर सके क्लाइमेट के दुष्प्रभाव को। ये हमें करना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें तो इसके लिए यही चाहिए। और हम ये किससे मांगते बोल रहे हैं कि भाई हमको पैसा दो, पैसा दो। हम बोल रहे हैं भाई देखो हमें कुछ तो पैसा दो, अडेप्टेशन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यही सब तो पैसा मांगा जा रहा है और यही पैसा डेवलप कंट्री नहीं देगी। न आज दी है, न कल दी थी, न कल देगी। ये स्वाभाविक सी बात है। और हम आपको बता दें भारत में रिसेशन की दस्तक अब आने वाली है। अब पूरे वर्ल्ड में फिर से रिसेशन का दस्तक आने वाला है क्योंकि आपने $1 ट्रिलियन का डिमांड किया है। भविष्यवाणी हमारी याद रखिएगा सर। जब जब पैसा मांगा गया है डेवलप्ड कंट्री से तब तक विश्व में रिसेशन आया है। फिर से रिसेशन आने वाला है, सारे मार्केट बर्बाद होने वाले हैं। आप अगले 6 महीने हम और आप यही देखेंगे। हम चाहते नहीं ऐसा हो, पर हमने इन लोगों को देख रखा है बहुत अंदर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर एज अ केस फॉर इंपोजिंग आर्टिकल 356। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात है सर ये। ऐसा राज्य जहां पर पिछले 1.5 साल से वायलेंस चल रहा है,
जहां 1.5 साल से मासूमों को पकड़ा जा रहा है, एब्डक्ट किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। सर, बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा है सर, बच्चों को, 8 महीने की बच्ची, 2 साल का बच्चा, कुछ दिन पहले किस वेट में है सरकार, किस वेट में है प्रेसिडेंट, समझ में नहीं आ रहा हमें। क्योंकि हमारे आर्टिकल 355, 356 के तहत कुछ बातें बिल्कुल सटीक हैं। और ये बात आज से 6 महीने पहले भी हुई थी कि क्या समय आ चुका है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने का, आर्टिकल 356 को यूज करके। भाई, हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमारे पास आर्टिकल्स है, तो आखिर किस लिए बनाए गए हैं आर्टिकल्स? आपके पास आर्टिकल 352 है, आपके पास 356 है, आपके पास 360 है, और तीनों ही अपने अपने हिसाब से इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बहुत पावरफुल है। एक में आप नेशनल लगाते हैं, एक में आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, एक में आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। और जब मुझे दिख रहा है कि कोई राज्य काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं वेट किसका कर रहा हूं? किस चीज का वेट कर रहा हूं मैं? सवाल बड़ा है सर। सवाल यह है कि प्रेसिडेंट नीड नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर। आर्टिकल 356 में दोनों चीज है। आइदर द प्रेसिडेंट गेट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, गवर्नर रिपोर्ट में लिखे कि यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है, यहां पे अब इसको मेंटेन करने में कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो प्रेसिडेंट आपसे गुहार लगाई जा रही है कि आप यहां प्रेसिडेंट रूल लगाओ, आप डायरेक्टली वहां से रूल करो। ये यहां की सरकार इसको रूल नहीं कर पा रही है। या फिर अगर रिपोर्ट नहीं भी जा रही तो सर, साफ लिखा हुआ है अंडर दिस आर्टिकल, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट if otherwise he or she satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot function, cannot maintain law and order, cannot work in accordance with the constitutional principles. What are you waiting for? Exactly लिखा हुआ है सर। या तो आपको गवर्नर रिपोर्ट दे दे तो आप आर्टिकल 356 को इन्वोक करके प्रेसिडेंट रूल लगा दो, या फिर आप अपने हिसाब से सोचो अदरवाइज, that I have not received a report yet, I feel that the situation so warrants for me to take a call और प्रेसिडेंट रूल लगाओ। ये भी तो हो सकता था। चलिए, हमने माना कि 356 के दायरे में जाने से पहले आपको एक और चीज हम बता दें जो आपको थोड़ा समझना चाहिए। 356 तो लग सकता है, पर कहा गया 356 तब लगेगा जब आप 355 की ढाल को तोड़कर अंदर आएंगे। आर्टिकल 355 की ढाल बहुत मजबूत बनाई गई है। आर्टिकल 355 बोलता है कि ये दायित्व है यूनियन का कि वो स्टेट में सारे स्टेप्स उठाए कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो पाए, सिक्योरिटी मेंटेन हो पाए, और पूरा मदद करे वो स्टेट की, पूरा मदद करे स्टेट की। मतलब 356 लगाने से पहले एक ढाल है, एक कंडीशन है, उसको पहले फुलफिल करना होगा मुझे। और 355 पहले मैं पूरा एग्जॉस्ट कर लूंगा, तब जाके 356 लगेगा। अगर मैंने 355 को एग्जॉस्ट नहीं किया तो 356 में नहीं लगा सकता। यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं मेरे पास कि आप मुंह उठा के कभी भी 356 नहीं लगा सकते। लगाया तो बहुत सारे इंस्टेंसेस में है। बिहार तो अपने जीवन के कितने ही साल 356 में निकाल दिया, पर 355 का दायरा बड़ा है। 355 के तहत संघ की सरकार को, यूनियन को सारे स्टेप्स लेने हैं, अपना डिप्लॉयमेंट करना है, अपनी सारी प्रतिक्रिया करनी है, प्रक्रिया करनी है, ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। अगर तब भी नहीं हुआ तो आप 356 लागू कर दोगे। अब कहानी इस 355 की यह है कि इसको भी बहुत पहले नैरो माना जाता था। नैरो क्या माना जाता था? 355 में लिखा हुआ है कि इट इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ यूनियन टू ऑगमेंट द फोर्सेस ऑफ स्टेट, टू ऑगमेंट द पावर ऑफ स्टेट, ताकि वो उस सिचुएशन को संभाल सके। अब 355 को इतना नैरो लिया जाता था कि सर क्या हुआ कि यूनियन ने फोन कर दिया स्टेट को, देखो मैं तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूं, हो गया सपोर्ट, काम नहीं आया, चलो अब 356 लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या मजाक चल रहा है? 355 को तुम इतना छोटा मान रहे हो, बहुत ब्रॉड है। और कहां ब्रॉड का हम आपको बता दें, डेफिनेशन हम आपको दे दें। आर्टिकल 356 फेस जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 355 हैज बीन एक्सपैंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरप्रिटेशन 355 का बहुत बड़ा है, और इन केसेस लाइक नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरबनंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड एचएसजेएन केस, द कोर्ट
broadened the interpretation of Article 355. और रिवाइज्ड व्यू बोलता है कि यूनियन टू टेक अ वाइडर रेंज ऑफ एक्शंस, मतलब तुम कोशिश तो करो और एक्शंस के दायरे तो बढ़ाओ, so that you can protect the states and you can ensure their governance aligns with the constitutional principles. You must take all the steps that are there in your power. You must take all the steps that are there with you, that you can afford to take, that you are having power upon. लो तो steps. और अगर आपने सारा ले लिया है, अब आपने पूरा किला भेद कर दिया अगर 355 का, तब आप 356 लागू कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को ये नौबत क्यों आ गई कि 355 का दायरा इतना बड़ा देखने लगा सुप्रीम कोर्ट? क्यों की 356 का मिसयूज हो रहा था। 356 का मिसयूज का मतलब है कि किसी भी राज्य सरकार में संघ की सरकार प्रेसिडेंट रूल घोषित कर दे रही थी, और जब प्रेसिडेंट रूल घोषित हो जाता है तो सर फेडरलिज्म के पावर्स में कमी आ जाती है स्टेट में। डायरेक्ट रूल हो रहा होता प्रेसिडेंट साहिबा से या साहब से। अब पॉइंट यह है कि 355 को जब आपने दुरुस्त कर दिया, एक कॉर्नर एक्सट्रीम का यह था सर, एक एक्सट्रीम का कॉर्नर यह था जहां पर मुंह उठाकर हम लोग प्रेसिडेंट रूल को ही ऑर्डर बना दिए थे, दैट द प्रेसिडेंट रूल वाज ऑर्डर ऑफ द डे, वाज ऑर्डर ऑफ द डे। हम 356 ही लगाते फिर रहे थे। एक ये एक्सट्रीम कंटिन्यूअम था, और एक आज की हालत है कि हमने सारे 355 के दायरे लगा चुके हैं, आज भी हम 356 यहां पर मणिपुर में इन्वोक नहीं कर पा रहे हैं। दोनों अलग एक्सट्रीम पर चल रहे हैं सर। बिहार के समय में 355 की इतनी बात ही नहीं थी, आज मणिपुर के समय 355 के ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है सर? लोग, आपके लोग, इनोसेंट लोग, बच्चे, लॉस हो रहा है। तो जब 356 को बहुत ज्यादा लगाया जाता था कि अलग एक्सट्रीम चल रहा था, तो भी एक जजमेंट आया था। एसआर बोम्मई केस बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एसआर बोम्मई केस 1994 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साफ बोलता है कि देखो ऐसा है, प्रेसिडेंट रूल्स शुड बी इम्पोज्ड ओनली इन केसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, नॉट मियरली फॉर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। बोला छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो गया, तुम 356 उठा के लगा दिए? नहीं, एसआर बोम्मई केस ने बहुत स्ट्रिक्ट किया, ये मत करो। आप देखो कि क्या एकदम ही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है? अगर हाँ, तो आप लगा दो। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश दैट सच इंपोजिशन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बोला मैं बैठा हूं, ये जो तुम लगा रहे हो 356 मैं रिव्यू करूंगा, और अगर मुझे तथ्य नहीं पाए गए, मैं एविडेंस अगर नहीं पाया, तो मैं इस 356 को खारिज कर दूंगा। आप बस पॉलिटिकल पर्पस के लिए मत लगाओ। उन्होंने बोला कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब है कि कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट वाज अ जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी। बोला हो ही नहीं सकता, मशीनरी चल ही नहीं सकती, तब तुम लगा सकते हो। नॉट अ सिंपल हार्डशिप। तो छोटी मोटी चीजों के लिए 356 मत लगाओ, 355 का पूरा एग्जॉस्ट करो। एसआर बोम्मई जजमेंट। और आज हम एक दूसरा रुझान देख रहे हैं, जहां पर मेरे पास 355 को पूरा मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूं लगभग। मैंने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है, सब कुछ कर दिया, आर्मी डिप्लॉय कर दी है, अफस्पा लगा दिया है, सब कर दिया। उसके बावजूद भी अगर नहीं रुक रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए क्या? आप बताइए नीचे कमेंट करके। पॉइंट है सर कि आपके सिटीजन्स को, आपको पहले सर, आपका गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पहला दायित्व तो यही है कि आपको लोगों की रक्षा करनी है, और अगर लोगों की रक्षा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास डायरेक्टिव्स हैं। आप 355 एग्जॉस्ट कर चुके हो, 356 लगा दो। हमने तो पहले इंस्टेंस में नहीं बोला, हम तो अब बोल रहे हैं। तो आई लीव इट टू द वाइज जजमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द मिनिस्टर्स। वो अपना जो सोचे करें। पर ये पॉइंट बड़ा है सर कि 355 को हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। 356 क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़ा डिबेट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, ये 2-3 नाम याद रखिएगा आप। सरबनंदा सोनोवाल केस याद रखिएगा, 2005 का है। यही याद रखिएगा, जिसमें साफ कहा गया कि 355 को पूरी तरीके से पहले एग्जॉस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, हो गया खत्म। इतना ही पेपर में था आज, इतना ही पेपर में था। आपको बता दें, जियो म्यूजिंग्स का हमारा कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। जिनको मोहब्बत है ज्योग्राफी से, वो जुड़ सकते हैं। पेपर 2 हम लोग कर रहे हैं।
रिसोर्सेज हम लोग चालू कर चुके हैं, तो फिर से जिनको मोहब्बत है वो जुड़ सकते हैं ऑप्शनल में। नंबर हम लोग जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो 300 प्लस ही रहेगा। पहले पेपर में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी को इस लेवल पे पढ़ रखा है कि सवाल गलत होने के चांस ही नहीं है। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में तो 160 165 तो आप किसी भी दिन ले आएंगे। हम सर आपको चिलमोइंग जी देख कर ही जवाब दे पाएंगे ना, है ना, देख कर ही दे पाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। एक ही चीज बस बोलेंगे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर होगा वही सफल होगा। आप बस जिंदगी में एक काम कर दीजिए, निरंतरता बना लीजिए। किसी भी काम का एक रूटीन बना लीजिए। अगर वो रूटीन आपका बन गया है, आपको कोई हरा नहीं सकता इस एग्जाम में। ये हमारी आपसे पूरी गुजारिश भी है, निवेदन भी है, और हमारी कामना भी है कि आप लगे रहें। हम देखते हैं कल का पीडीएफ क्यों नहीं आया, हम अपलोड करते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।